गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माफ़ी चाहूँगा 2 से 3 दिनों तक कुछ आपके लिए कंटेंट नहीं ला पाया, क्योंकि फैमिली के अंदर कोई इमरजेंसी हो गई थी तो आउट ऑफ सिटी था। इससे सारा जो क्लासों का जो मटेरियल था वो थोड़ा सेटअप आगे पीछे करना पड़ा मेरे को। और 2 या 3 दिन से एक भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड नहीं कर पाया हूँ दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन अब कंटिन्यू आपकी हर रोज़ एक टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ एग्ज़ाम है। मैं आपको हर टॉपिक को क्लियर करते चलूँगा। मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा कि एग्ज़ाम में जो आएगा वो पढ़ा दूँगा, या मतलब कुछ चीज़ें छोड़ दूँ वो एग्ज़ाम में आ जाए किसी टॉपिक से। जितना हो सके उतना पढ़ाऊँगा। वो आपकी और मेरी किस्मत है कि मेरे पढ़ाने में से कितना एग्ज़ाम में हो पाता है, आ पाता है। लेकिन हर टॉपिक को मैं क्लियर करते चलना चाहूँगा। आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा, हर टॉपिक अपन क्लियर करेंगे दोस्तों। और आने वाले टाइम में अगर होगा तो अपन क्रैश कोर्स भी चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आपने त्योहारों के ये 2 से 4 दिन जो निकले थे, क्योंकि कुछ जगह शिला सप्तमी पहले मना ली, कुछ जगह बाद में मना ली। तो दोस्तों आई होप आपने 3 से 4 दिन त्यौहार एंजॉय किए होंगे, अच्छे से एंजॉय किए होंगे। और आशा करता हूँ कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचा होगा आपकी किसी को कलर खेलने से दोस्तों, और आपने अच्छा स्वदेशी कलर यूज़ में किया होगा दोस्तों। और दोस्तों एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा मैं आपके सामने। आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं आपके लिए कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स होती हैं या आयुर्वेदिक नुस्खे, मान लीजिए अपने परंपरागत जो सुश्रुतता के टाइम से लगभग बहुत मतलब करोड़ों साल पहले से जो अपने भारत के अंदर परंपरा चली आ रही है आयुर्वेदा वाली, उसके कुछ सजेशन और कुछ वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों। वो आपकी जनरल लाइफ में बहुत काम आएंगे दोस्तों। और अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे दोस्तों, आयुर्वेदा की जो चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, मैं एक गारंटी देता हूँ आपको 180 तरह के रोग जो होते हैं वात पित्त और कफ की वजह से, इनके डिसबैलेंस से, वो लाइफ में कभी नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों इस चीज़ के ऊपर भी, वो भी आपको कंटेंट बहुत जल्दी मिलेंगे। और नर्सिंग का तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, तो वो चीज़ तो चलेगी दोस्तों। आइए आज शुरुआत करते हैं फंडामेंटल के एक टॉपिक की। बहुत अच्छा टॉपिक है बाउल एलिमिनेशन या एनीमा। आज अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल का, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। हर एग्ज़ाम में नॉर्थ सेट या ईएसआई ले लो या संगरूर ले लो, कुछ भी कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन एनीमा से ज़रूर आते हैं दोस्तों। क्योंकि एनीमा इज़ ए बेसिक नीड हो गई है आजकल हॉस्पिटल के अंदर। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो आजकल की फाइबर डाइट का लैक होता है पेशेंटों के अंदर या नॉर्मल पब्लिक के अंदर, तो कॉन्स्टिपेशन एक जनरल डिजीज़ डिसऑर्डर या साइन सिम्टम हो गया है किसी भी डिजीज़ के अंदर, या किसी मेडिसिन आती है उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो नॉर्मल हो गया। तो आज अपन बाउल एलिमिनेशन या एनीमा पढ़ेंगे दोस्तों। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह अपने माता के पिता के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगा दोस्तों। अपने माँ बाप को ऐसे घर में रखना हमेशा, अपने माँ बाप को ऐसे घर में रखना हमेशा जैसे तुम रहते थे अपने माँ बाप के घर में। दोस्तों बहुत ही प्यारी लाइन है, अगर इसका अर्थ समझो तो ज़िंदगी आपकी पूरी स्वर्ग की तरह हो जाएगी दोस्तों। और अगर नहीं समझो तो फिर वो आपकी, चाहे आप कितने पैसे कमा लो, अगर अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पाओगे तो दोस्तों इस दुनिया में आपका पैसे कमाने या आपके अच्छा खाने पीने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। क्योंकि जिन माता पिता ने अपने को जन्म दिया है उनको आप अगर दुख दो आने वाले टाइम में, तो फिर इस लाइफ में जीने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो अपने माता पिता के चरणों में विनम्र कोटि प्रणाम करते हुए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक की। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बाउल एलिमिनेशन। बाउल एलिमिनेशन से पहले अपन कुछ, मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा दोस्तों जिनका इस टॉपिक के अंदर अच्छा रोल रहेगा और नॉर्मली आनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी छोटी टर्मिनोलॉजी पहुँची जाती है एग्जाम के अंदर। एक होता है डेफिकेशंस। डेफिकेशंस का मतलब होता है कि कोई पर्सन अगर नॉर्मली स्टूल पास आउट कर रहा है बाई रेक्टम के थ्रू, एनी पर्सन पास आउट द स्टूल बाई रेक्टम, दैट इज कॉल्ड द डेफिकेशंस। एक होता है कॉन्स्टिपेशंस। कॉन्स्टिपेशंस का जो मतलब होता है डिफ़िकल्टी होती है स्टूल पास आउट्स के अंदर ड्यू टू किसके लिए, क्योंकि स्टूल हार्ड हो जाएगा। आपका स्टूल अगर हार्ड हो गया है और आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, पेनफुल हो रहा है, तो उसको अपन कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। एक होता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन का मतलब होता है पेशेंट अनेबल टू पास आउट स्टूल बाई रेक्टम ड्यू टू एनी क्रोनिक डिजीज़। मतलब पेशेंट को कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई है, कोई इलियक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रेक्टम वगैरह के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, या कोई न्यूप्लाज्म सेल्स डेवलप हो गई हो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सिग्मोइड कोलन या रेक्टम के अंदर,
तो इससे पेशेंट स्टूल पास आउट नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं अपन इन्फेक्शन से। अब कॉन्स्टिपेशन का अगर टॉपिक अपन करें तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के अपन नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन को अपन क्लासिफिकेशन करें तो टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन करें तो प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन होता है, सेकेंडरी होता है, फिजियोलॉजी साइको कॉन्स्टिपेशन होता है, इएटोजेनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन के टोटल दोस्तों 4 टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन का होता है कि ये इम्प्रॉपर फ्लूइड, अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपरली वाटर नहीं जाएगा, ओनली फूड मटेरियल इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, तो एक वो हार्ड हो जाएगा, तो इसको अपन प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। एक होता है सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन के अंदर कोई बावल की जो अपना बावल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, इसकी कोई क्रोनिक डिजीज या एक्यूट डिजीज होती है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। एक होता है साइको कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मली एनवायरमेंटल, अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ है, पेशेंट की साइकोलॉजी अगर हुई है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ और साथ में सिंपल अगर हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोमक या इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव हो रहा है किसी साइकोलॉजिकल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। एक होता है इएटोजेनिक इन्फेक्शन के अंदर दोस्तों नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन जो होता है किसी हेल्थ वर्कर के द्वारा देता है। हेल्थ वर्कर कैसे देगा किसी पेशेंट को कि नॉर्मली अगर मॉर्फिन सल्फेट दे दी या कोई ओपिएड ओवरडोज दे दी तो ये कॉन्स्टिपेशन करती है, तो ये हेल्थ वर्कर के द्वारा अपन देते हैं। और एक होता है हिस्टबर्ग डिजीज होती है दोस्तों, बच्चों के अंदर एक हिस्टबर्ग डिजीज होती है, या इसको बोलते हैं मेगा कोलन डिजीज। बच्चा क्या होता है नॉर्मली बर्थ के बाद में 24 आवर्स के बाद में स्टूल पास आउट कर देता है, लेकिन हिस्टबर्ग डिजीज या मेगा कोलन डिजीज या इसको बोलते हैं एग गैंग्लियोनिक मेगा कोलन, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, कोलन के अंदर गैंग्लियोनिक सेल होती है, नॉर्मली गैंग्लियोनिक सेल डेवलप ना होकर एग गैंग्लियोनिक सेल डेवलप हो जाती है, इसको अपन मेगा कोलन बोलते हैं। इसका क्लासिकल जो साइन सिम्टम होता है मेगा कोलन का रिबन लाइक स्टूल होता है। क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ मेगा कोलन हिस्टबर्ग डिजीज का जो क्लासिकल सिम्टम होता है वो मेगा कोलन डिजीज रिबन लाइक स्टूल होता है। 24 आवर्स के अंदर बच्चा स्टूल पास आउट नहीं कर पाता, अनेबल होता है, तो इसको अपन उसके अंदर क्या होता है कि एग गैंग्लियोनिक सेल एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, तो कोलन का जो एंड ऑफ जो पार्ट होगा वो एग गैंग्लियोनिक सेल के इकट्ठे होने से फूल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा उसकी साइज़ में, इतना मतलब एक जगह उसका दृष्टि से मेगा बहुत मेगा यानी बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर अपन नॉर्मली बात करें एक नर्स के बेस पे कि भी कॉन्स्टिपेशन के अंदर नॉर्मल मैनेजमेंट क्या होता है, तो पहला तो अपन क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी मैनेजमेंट जो अपना रहेगा वो वोवल साउंड को असेस करना होता है कि अगर वोवल साउंड अगर एब्सेंट है तो फिर अपन उसको आगे प्रोसेस करेंगे। अगर वोवल साउंड प्रेजेंट है तो नॉर्मली सुबह अगर किसी को दिक्कत आती है फीकल मटेरियल पास आउट करने में, तो नॉर्मली उसको थोड़ा फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे। तो दूसरा जो होता है पेशेंट को अपन प्राइवेसी दे देंगे, प्राइवेसी के बाद उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे सिक्वेंट, और जब वो कोई डिफिकेशन के लिए बैठता है सीटिंग करता है तो उसको स्क्वेंट पोजीशन जो स्क्वेंट वाले पोजीशन रहते हैं वो पोजीशन देंगे। उसके बाद अगर फिर भी उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो रहा तो उसके अम्बलाइकस की वो चारों ओर मसाज करेंगे, उसको प्यूबिक एरिया की तरफ ले जाएंगे, सर्कुलर मोशन में उसको मसाज करेंगे दोस्तों। और दोस्तों डाइट के अंदर फाइबर डाइट बताएंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो उसको वालसवा मेनवर आता है वो यूज़ करेंगे बाई रेक्टम फिंगर ऑफ इंसर्ट रेक्टम के टाइम, मतलब रेक्टम के अंदर उसको उंगली डालेंगे अपन, स्टिमुलेट करेंगे उसके रेक्टम को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे जिससे कि उसको वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए, जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन वाली दिक्कत खत्म हो जाए और जीआई का जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाए। और वो परफॉर्म करते टाइम उसको वाल्सवा में, मतलब जब अपन फिंगर इंसर्ट करते हैं दोस्तों तो उसके अंदर जो पेशेंट को बोलेंगे कि आप ब्रीदिंग को होल्ड करिए, और जब उसको फिंगर इंसर्ट करेंगे फिर ऑटोमेटिक उसको फिंगर से ब्रेडिकार्डिक शिकायत अपने को कम देखने को मिलेगी दोस्तों। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है कॉन्स्टिपेशन तो लास्ट जो चॉइस ऑफ होती है वो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के लिए वो एनिमा देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एनिमा की। एनिमा क्या होता है दोस्तों, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इंसर्ट इनटू लोअर बोवल थ्रू द रेक्टम, मतलब कोई भी दवाई रेक्टम के थ्रू बोवल के लोअर बोवल के अंदर डालना, उसको ही अपन एनिमा कहते हैं दोस्तों। अब एम क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को 2 ही एम होते हैं एनिमा के, या तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेंगे या कोई क्लीनिंग बाउल करेंगे या थेरेपेटिक मैनेजमेंट भी अपन कर सकते हैं दोस्तों। तो इंडिकेशन एनिमा क्या होता है दोस्तों, बिफोर बाउल सर्जरी मतलब कोई भी अपन सर्जरी कर रहे हैं एब्डोमेन की या रेक्टम की, तो उससे पहले अपन
पूरा जो रेक्टम होता है उसको एम्पटी करते हैं। तो बिफोर एनी सर्जरी प्रोड्यूसर करते हैं, थेरेपेटिक मैनेजमेंट के कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद करते हैं क्लासिफिकेशन एनिमा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनिमा दो प्रकार का होता है, एक होता है रिटेंट एनिमा, एक होता है एविकेंट एनिमा। एक होता है एविकेंट एनिमा और नॉर्मली दोस्तों एक होता है बेरियम एनिमा। बेरियम एनिमा को फ्लीट एनिमा बोलते हैं, बेरियम एनिमा को फ्लीट एनिमा बोलते हैं दोस्तों। बेरियम एनिमा जो होता है एनी कोई जीआई या इसोफेगस के तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन या गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर वगैरह डूनल अल्सर होते हैं, उनको डायग्नोसिस करने के पर्पज़ से बेरियम एनिमा अपन यूज़ में करते हैं। सॉरी, बेरियम सेलो टेस्ट करते हैं उसके लिए, और बेरियम एनिमा अपन रोवर रेक्टम या लोअर इंटेस्टाइन के डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए करते हैं। जैसे कोई मेगा कोलन का वो अपन डायग्नोस करना है या एनी कोई प्रोड्यूसर करना जिसमें लोअर रेक्टम या बोल के अंदर कोई डिजीज डिसऑर्डर हो गया हो तो उसको अपन इंसर्ट करते हैं। अब बात करते हैं बेरियम एनिमा के अंदर जो अगर देते हैं तो वाइट कलर का स्टूल आता है, ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं एविकेंट एनिमा, रिटेंशन एनिमा। एविकेंट एनिमा के अंदर दोस्तों एविकेंट एनिमा जो होता है वो होता है एनिमा फ्लूइड एविकेंट विद सम टाइम। मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो एविकेंट एनिमा होगा वो बॉडी के अंदर कुछ ही टाइम के लिए रुकेगा, वापस फ्लश आउट हो जाएगा बाय रेक्टम के थ्रू। मतलब अपन ने इंसर्ट किया उसको विथिन 3 से 5 मिनट या मैक्सिमम अपन 15 से 20 मिनट तक मान सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा वो उसके 15 से 20 मिनट से ज़्यादा उसके रोवल या रेक्टम के अंदर होल्ड नहीं करेगा, वापस बाहर आ जाएगा दोस्तों। दूसरा अगर बात करें अपन रिटेंशन एनिमा, तो रिटेंशन एनिमा जो नाम से पता चलता है कि रिटेंशन मतलब बोवल के अंदर रिटेंड होगा। इसको अपन नॉर्मली थेरेपेटिक यूज़ के लिए लेते हैं। बोवल को मतलब कोई थेरेपेटिक अपन पर्पज़ से कोई एनिमा दे रहे हैं कोई किसी का डिजीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए, तो दोस्तों रिटेंशन एनिमा अपन यूज़ करेंगे दोस्तों। और रिटेंशन एनिमा अपन यूज़ करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों अपन एविकेंट एनिमा के टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर 3 टाइप होते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, कोल्ड एनिमा और सिंपल एनिमा। ये 3 टाइप जो होते हैं वो दोस्तों एविकेंट एनिमा के टाइप होते हैं। और मेडिकेट एनिमा जो होता है उसके फिर फर्दर टाइप होते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें तो ऑयल एनिमा आता है, परगेटिव एनिमा आता है, कर्मिनेटिव एनिमा आता है, एंटी हेलमेटिक एनिमा आता है और एस्ट्रोजेनिक एनिमा आता है। परगेटिव एनिमा को 1 2 3 एनिमा भी बोलते हैं। कर्मिनेटिव एनिमा गैसेस रिलीफ के लिए काम में लेते हैं। और इसके अलावा अगर अपन वापस बात करें दोस्तों कि रिटेन एनिमा के टाइप क्या होते हैं, तो इसको अपन सेंस, एक ट्रिक होती है सेंस, SANSE, सेंस की ट्रिक से अपन इसको याद कर सकते हैं रिटेन एनिमा को। तो सेंस का जो होता है फर्स्ट जो होता है स्टिमुलेंट एनिमा आता है सेंस। A फॉर होता है एनेस्थेटिक एनिमा, S फॉर सेडेटिव एनिमा, N फॉर न्यूट्रिशन एनिमा, A फॉर इमुलेंट एनिमा अपन काम में लेते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें अपन एविकेंट एनिमा का एम क्या होता है, अपन एविकेंट एनिमा क्यों यूज़ करते हैं, तो एविकेंट एनिमा अपन बावल क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिलीव टू कॉन्स्टिपेशन के लिए रिटेंट एनिमा अपन यूज़ करते हैं दोस्तों थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए। अगर इनकी अमाउंट की बात करें दोस्तों तो एविकेंट एनिमा की जो अमाउंट होती है वो 3 अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट के हिसाब से। तो एडल्ट के अंदर 500 से 1000 ml अगर अपन बात करें इसको अपन एविकेंट एनिमा दे सकते हैं। मैक्सिमम एविकेंट एनिमा दिन में 2 बार अपन दे सकते हैं, जबकि जो रिटेंशन एनिमा होता है वो 4 से 6 टाइम पर डे अपन इसको दे सकते हैं एविकेंट। और चिल्ड्रन की अगर बात करें 250 से 500 ml जो होती हैं पर डे अगर अपन चिल्ड्रन का दे सकते हैं। और इन्फेंट की अगर बात करें तो अपन बिलो 250 ml दे सकते हैं। इसी तरह अपन अगर सेम अगर इसकी रिटेंशन एनिमा की बात करें अमाउंट की, तो एडल्ट के अंदर जो अमाउंट होती है 150 ml होती है, चिल्ड्रन के अंदर 100 ml होती है, बच्चों के अंदर जो होती है इन्फेंट के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर 150 ml से बिलो होती हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें अपन तो रिटेंशन एनिमा का टेम्परेचर सेम एज बॉडी टेम्परेचर होता है। और अगर एविकेंट एनिमा की बात करें तो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। एडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अपन इसमें लेते हैं। और अगर इसकी एनिमा केन की हाइट की बात करें तो ये दोनों की अलग अलग होती है दोस्तों। मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाता है कि एनिमा केन की हाइट पूछते हैं तो उसको अपन 45 सेंटीमीटर या 18 इंच अगर अपन उसको बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों की अलग अलग पूछे तो रिटेंशन एनिमा की जो एनिमा केन की हाइट होगी वो होती है 8 इंच, मतलब लगभग अबाउट 20 सेंटीमीटर होती हैं। और अगर अपन एविकेंट एनिमा की हाइट की बात करें तो उसके अंदर आता है 45 सेंटीमीटर या 18 इंच दोस्तों। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस हो गया दोस्तों। और अगर पर्टिकुलर अगर अपन टाइप की बात